हेलो क्लास। इंट्रोडक्शन टू म्यूजियम एंड म्यूजियोलॉजी के इस लेक्चर में आज हम म्यूजियम्स में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिज़ास्टर कौन कौन से चीज़ों को हम डिज़ास्टर्स मानते हैं म्यूजियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी ऐसी आपदा जो अचानक से घटित होने वाली घटनाएं या दुर्घटनाएं जिनके कारण संग्रहालय के जो कलेक्शन है, जो बिल्डिंग है, उसको नुकसान पहुंचने की संभावना होती है या नुकसान पहुंचता है और जिससे लंबे समय तक के इम्पैक्ट हो सकते हैं। म्यूज़ियम को सँभालने में मुश्किल आ सकती है और कलेक्शन को वापस से उसकी पुनर्स्थिति में उसको वापस अपनी सही स्थिति में लाने में समय लग सकता है। तो डिज़ास्टर की बात अगर हम करें तो इसको 2 पार्ट में बाँटते हैं। सबसे पहले तो डिज़ास्टर क्या है, तो एक डेफिनिशन आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। अ, ऐसी कोई भी घटना जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस हो सकती हैं या मैन मेड कंडीशंस हो सकती हैं जिससे कि कलाकृतियों को, बिल्डिंग को, विजिटर्स को प्रॉब्लम आए, टूट-फूट हो या किसी भी तरीके से वो जैसे कि अगर फ्लड वगैरह होता है, रेनी सीज़न या आरएच का बैलेंस डिस्टर्ब होता है, तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है कि डी शेप होंगी कलाकृतियाँ और उन पे बायोलॉजिकल ग्रोथ होगा। तो इस तरह की कोई भी दुर्घटना जो एनवायरमेंटल कॉज़ हो सकता है या मैन मेड कॉज़ हो सकता है जिससे कलाकृतियों को नुकसान पहुँचता हो, भवन को और दर्शकों को नुकसान पहुँचता हो, उसको हम डिज़ास्टर में रखते हैं। यूनाइटेड नेशंस भी इसको परिभाषित करता है कि द अकरेंस ऑफ सडन और मेजर मिसफॉर्च्यून व्हिच डिस्टर्ब द बेसिक फैब्रिक एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी। तो ऐसी कोई भी दुर्घटना जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती हो और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देती हो, उसको हम डिज़ास्टर में रखते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो प्रायः जो अलग-अलग देशों की सरकारें होती हैं, वो भी समय-समय पर इस चीज़ का प्रबंधन करती हैं। बहुत सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं अलग-अलग कंट्रीज़ की या अलग-अलग सबकॉन्टिनेंट की जो दुनिया में, उनमें अलग-अलग तरीके के डिज़ास्टर जो हैं पहले से ये पता होता है। कुछ जगहों पे बाढ़ हमेशा आती है, कुछ जगहों पे सुनामी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कुछ जगहों पे भूकंप है, कहीं पे ज्वालामुखी की संभावना होती है। तो ऐसे में जो विभिन्न देशों की सरकारें होती हैं, वो अपने देशों को इनसे बचाने के लिए समय-समय पर रिसर्चेज़ और स्टडीज़ और इसके बाद से इनसे प्रिवेंटिव मेजर्स को लेती हैं। ठीक इसी तरह से संग्रहालयों की जब हम स्थापना करते हैं, संग्रहालयों की जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, तभी से डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि संग्रहालय जो है बहुत दुर्लभ और बहुमूल्य वस्तुओं को रखने वाली इंस्टीट्यूशन है। तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था जो होती है वो सर्वोपरि होती है और ये सुरक्षा जो होती है ये अ, ह्यूमन वैंडलिज़्म से और सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी अगेंस्ट थेफ्ट, वॉर और डिज़ास्टर के अगेंस्ट, मतलब नेचुरल डिज़ास्टर और मैन मेड डिज़ास्टर दोनों के अगेंस्ट जो है सिक्योरिटी की बात की जाती है। डे टू डे सिक्योरिटी के अलावे डिज़ास्टर मैनेजमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है म्यूज़ियम्स में, क्योंकि म्यूज़ियम्स में अगर इस तरह के कोई भी नुकसान होते हैं तो बहुत म्यूज़ियम में जिस तरीके से ऑब्जेक्ट रखे होते हैं, अगर म्यूज़ियम्स के अंदर इस तरीके से कोई डिज़ास्टर आता है, कोई दुर्घटना होती है और कलाकृतियों पे कोई प्रभाव पड़ता है या टूट-फूट हो जाती है या खराब हो जाती हैं, तो वो इरिवर्सिबल हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री से जो ऑब्जेक्ट्स हैं और हिस्ट्री से जो हमारे पास जो पिछली जनरेशन से जो हमारे पास विरासतें आई हैं, उनको हम दोबारा से रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है म्यूज़ियम्स में। इसलिए म्यूज़ियम की जब बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, उसके भी पहले से जब हम म्यूज़ियम की बिल्डिंग बनाने के लिए साइट का सिलेक्शन करते हैं, तब से ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और चीज़ों पे विचार-विमर्श किया जाता है। जैसे संग्रहालय का भवन बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बहुत बाढ़ वाली जगह पे नहीं होना चाहिए, जहाँ पे वाइल्ड फायर की संभावना हो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जहाँ वाइब्रेशन होता हो, जैसे कि एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है या बहुत व्यस्त जो सड़कें हैं, वहाँ पे म्यूज़ियम्स बनाने की सलाह नहीं दी जाती है। क्योंकि ऐसी जगहों पर अगर संग्रहालय बनाए जाते हैं, तो अगर बाढ़ वाली जगह है या नदी का किनारा है या समुद्र का किनारा है, तो आरएच को कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा और समय-समय पर बाढ़ का खतरा हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोई वाइल्ड फायर वाली जगह है, जहाँ पे बार-बार ये रिकरेंस में होता है, तो आग लगने की संभावना रहेगी। इसी तरीके से अगर ध्यान नहीं रखा जाए और वाइब्रेशन वाली जगहों के आस-पास म्यूज़ियम हो जाए, जैसे कि एयरपोर्ट है या रेलवे स्टेशन है या हाईवेज़ वगैरह के अगर बगल में म्यूज़ियम है, तो वहाँ का जो रेगुलर वाइब्रेशन है, वो बिल्डिंग को तो नुकसान पहुँचाता ही है, लेकिन कलाकृतियों को, आर्टिफ़ैक्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है वाइब्रेशन से, क्योंकि साउंड और वाइब्रेशन से कहीं न कहीं वो लंबे समय तक जब वो उसके साथ रहते हैं,
तो क्रैक पड़ना, टूटना, फूटना, उनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए संग्रहालय का भवन बनाने से पहले डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे चर्चा शुरू हो जाती है और सिलेक्शन ऑफ साइट में इस बात का ध्यान रखा जाता है। म्यूज़ियम में कहाँ-कहाँ पर हमको डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि संग्रहालय में, जैसा कि बार-बार ये बात की जा रही है, संग्रहालय में सुरक्षा सर्वोपरि होती है और वो सुरक्षा जो होती है वो हमारे आर्टिफैक्ट्स के लिए, कलाकृतियों की सुरक्षा, फिर हमारे दर्शकों की सुरक्षा, हमारे भवन की सुरक्षा और हमारे स्टाफ की सुरक्षा होनी चाहिए। और हर तरीके से सुरक्षा जो होती है, सुरक्षा केवल सिक्योरिटी केवल चोरी से, बाढ़ से, दंगे से नहीं है। सिक्योरिटी यहाँ पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी गुड होना चाहिए। सुरक्षा का वातावरण होना चाहिए, कहीं से भी इस तरह का डर लेकर, भय लेकर के कोई म्यूज़ियम नहीं घूम सकता है कि अभी बाढ़ आ जाएगी या अभी आग लग सकती है, आग लग जाएगी तो यहाँ कोई इमरजेंसी एग्ज़िट नहीं है, या अगर कोई यहाँ पे दुर्घटना होती है तो उसके लिए इनके पास कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं। तो ये डर लेकर के आप कहीं पे भी बहुत संयमित होकर और बहुत शांत दिमाग से संग्रहालय या कोई भी ऐसा जहाँ पे आप मनोरंजन के लिए गए हैं, जिस जगह पे आप मनोरंजन के लिए गए हैं, वहाँ पे अगर सुरक्षा का खतरा बना हुआ है तो आपका मनोरंजन नहीं होगा, आपका मन नहीं बहलेगा, बल्कि आप परेशान हो जाएँगे। तो सबसे पहली बात ये है कि संग्रहालय के अंदर, चूँकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और रेयर एंड वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग, जैसा कि बताया गया, सिलेक्शन ऑफ साइट से ही शुरू हो जाती है। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के समय भी इसका ध्यान रखा जाता है। गैलरीज़ को का सेटअप करते समय भी इस बात का ध्यान रखा जाता है और बाद में भी इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखकर समय-समय पर इससे संबंधित जो है वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस करना, अपने स्टाफ की टाइम टू टाइम में ट्रेनिंग करवाना और मॉक ड्रिल के माध्यम से उसको चेक करते रहना, ये संग्रहालयों में होता रहता है। अगर हम बात करें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है म्यूज़ियम्स में, तो सबसे पहली बात है कि टू प्रोटेक्ट म्यूज़ियम आर्टिफैक्ट्स अगेंस्ट एनी डैमेज, लॉस और डिस्ट्रक्शन। इसके बाद से जो भी हमारा रिस्क हो उसको मिनिमाइज़ करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। अगर कोई पॉलिसी बनी हुई है, स्टाफ पहले से ट्रेंड है, तो अगर कोई रिस्क है भी तो उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स को लेकर के उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा टू प्रिवेंट एक्सटर्नल एलिमेंट अफेक्टिंग म्यूज़ियम ऑब्जेक्ट्स और बिल्डिंग, कोई भी मैन मेड या फिर नेचुरल डिज़ास्टर है, उसके इफ़ेक्ट्स को कम से कम करने का, मिनिमाइज़ करने का प्रयास हो सकता है इसके माध्यम से। टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ स्टाफ एंड विज़िटर्स, तो जैसे कि बात हुई कि कलेक्शन को लेकर के, विज़िटर को लेकर के, स्टाफ को लेकर के, सुरक्षा जो होती है वो हर स्तर की होती है और सबके लिए चिंता की जाती है, सबके लिए व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा टू इवैल्यूएट वेरिएशंस ऑफ डिज़ास्टर एंड प्लान अकॉर्डिंगली, ये ईज़ी हो जाएगा कि हमको किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं और अगर कभी ऐसी दुर्घटना होती है, अगर ये कभी हो जाता है, तो हम इसे रोक कैसे सकते हैं, या जो हमारे म्यूज़ियम में जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट करते हैं, सिक्योरिटी ट्रेनिंग करते हैं, सिक्योरिटी पर्सनल को सिखाया जाता है कि सबसे पहली बात कि कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। पूरी कोशिश करिए प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ, इस बात का पूरा प्रयास करिए कि किसी भी तरह की कोई समस्या आए नहीं। प्रिवेंटिव मेजर्स को स्ट्रॉन्ग रखिए और उनका लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन अगर कोई chaos क्रिएट हो जाता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके बाद से संग्रहालय में 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात कि अफ़वाहें नहीं फैलनी चाहिए, अनावश्यक उसके बारे में चर्चा पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और जो गलत खबर फैल जाती है वो नहीं होना चाहिए, अफ़वाहें नहीं फैलनी चाहिए, कोई chaos नहीं क्रिएट होना चाहिए, कोई अफ़वाहें नहीं फैलनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके हम अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई परेशानी हो भी गई है, तो कोशिश ये की जाती है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम अपने नॉर्मल बिहेवियर में वापस लौट जाएँ, ताकि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन की छवि है या जो दर्शकों का आने का फ्लो है, उसमें कहीं कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो ये हम कर सकते हैं अगर हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग प्रॉपर है, उस पे ट्रेनिंग प्रॉपर है और उसको हम मॉक ड्रिल के माध्यम से समय-समय पे चेक करते रहते हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है। इसके अलावा म्यूज़ियम स्टाफ को एक्सीडेंट्स वगैरह के लिए मेंटली प्रिपेयर रखना है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, प्रॉब्लम होने की स्थिति में क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर सिक्योरिटी को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आग की स्थिति हो तो बहुत सीधी-सी बात है कि संग्रहालय के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर बहुत विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग में लाना होगा। आप कलाकृतियों की आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, पानी नहीं फेंक सकते हैं। तो म्यूज़ियम स्टाफ को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, मेंटली वो प्रिपेयर होने चाहिए और उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। इसके अलावा टू प्रिपेयर एंड अडॉप्ट प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर ईच टाइप ऑफ डिज़ास्टर, ताकि जो अलग-अलग टाइप के डिज़ास्टर हैं, मैन मेड में भी बहुत तरीके हैं, थेफ्ट है, वैंडलिज़्म है, रॉइट्स है, इस तरह की चीज़ें पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। नेचुरल में भी बाढ़ हो सकती है, आग हो सकती है और बहुत सारे जो बायोलॉजिकल ग्रोथ हैं या रोडेंट्स हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलग-अलग तरीके की जो समस्याएँ हैं, उनका जो कॉज़ है, उनका जो नेचर है,
उनके अगेंस्ट जो प्रिवेंटिव मेजर्स यूज़ किए जा सकते हैं, जिनके माध्यम से उनकी रोकथाम की जा सकती है, और अगर कभी ये घटित होता है तो जिसके माध्यम से उनको व्यवस्थित किया जा सकता है, संतुलित किया जा सकता है, उसकी जानकारी म्यूज़ियम स्टाफ को होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग म्यूज़ियम स्टाफ को हो। इसलिए म्यूज़ियम में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो हमारी कल्चरल प्रॉपर्टी है, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, उनका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन करना और अगली जनरेशंस तक के लिए उनको सुरक्षित रखने के लिए ये ज़रूरी है। और नेशन की जो लीगेसी है, हेरिटेज है, उसको बचाए रखने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेना ज़रूरी है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट म्यूज़ियम्स में होना प्रॉपर तरीके से ज़रूरी है। टाइप ऑफ डिज़ास्टर की बात करें तो जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर और मैन-मेड डिज़ास्टर के 2 पार्ट में इनको बाँटा गया है। अगर हम नेचुरल डिज़ास्टर में देखें, जो कि डैमेज जिसका कॉज़ होता है नेचुरल जो प्रॉब्लम आती हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो फिनोमेना में चेंज आता है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें हम देख सकते हैं अर्थक्वेक है, फ्लड है, फॉरेस्ट फायर हो सकती है, वोल्केनिक इरप्ट हो सकता है, इरप्शन हो सकता है, सुनामी हो सकती है, स्टॉर्म हो सकता है, नेचुरल लैंडस्लाइड्स पहाड़ी एरिया में ज़्यादातर होता है। ये और लैंडस्लाइड्स का कारण कई बार क्या होता है कि जो पहाड़ी एरिया में जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उससे क्या होता है कि तत्काल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तत्काल में ये पता नहीं चलता और बाद में लैंडस्लाइड्स होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जैसे कि भूकंप, बाढ़, जंगली आग जो है, और ज्वालामुखी का फूटना, सुनामी की लहरें हो सकती हैं, तूफ़ान हो सकता है, और लैंडस्लाइड्स है, सूखा पड़ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये सारी की सारी हम अपने नेचुरल डिज़ास्टर के वर्ग में रखते हैं, जिससे जो प्राकृतिक है, अभी हमारा विज्ञान इस स्तर तक नहीं पहुँच सका है कि इनके ऊपर इस तरह के इनके होने नहीं होने के कारणों को जान लेते हैं और पूर्व सूचनाएँ दे पाते हैं, लेकिन अभी इनको रोकना और इनको सही संतुलित कर लेना अभी साइंस नहीं कर रहा है इनको। तो ये जो नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं, वो एक तरीके से अचानक होते हैं, बहुत बार इनकी पूर्व सूचना नहीं होती है, और ये बहुत अ, इनकी शक्ति का या इनसे होने वाले नुकसान का प्रायर जो आकलन किया जाता है, वो हमेशा सटीक नहीं होता है, क्योंकि किस तरीके से चीज़ें होंगी, कई बार बहुत खतरनाक सुनामी के अलर्ट्स पे भी बहुत कम नुकसान होता है, और कई बार कुछ नहीं पता होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो नेचुरल डिज़ास्टर्स के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनका कोई टाइम आपको टाइम नहीं पता होता है, प्रायः आपको उनसे होने वाले नुकसान का आप पूर्व आकलन जो है एकदम सटीक नहीं कर पाते हैं, और प्रायः इनको रोकना और इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। मैन मेड डिज़ास्टर्स की अगर बात करें, ऐसे जो कारण हैं जो कि मानवों के द्वारा किए गए, मनुष्यों द्वारा किए गए कारनामे या काम जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है या जिसकी वजह से डिज़ास्टर क्रिएट होता है, वो है आग लग सकती है, चोरी हो सकती है म्यूज़ियम के अंदर, वैंडलिज़्म है, यानी कि जाने-अनजाने में गलत तरीके से कलाकृतियों को ट्रीट करना। ये म्यूज़ियम के स्टाफ के माध्यम से भी हो सकता है, म्यूज़ियम के विज़िटर्स के माध्यम से भी हो सकता है। इसके अलावा स्मगलिंग जो होती है, जो चोरी होती है संग्रहालयों में, जो कलाकृतियों को उठा कर के तुरंत बाहर ले जाने की जो काम होता है, वो बहुत ख़राब होता है। इसके अलावा दंगा हो सकता है, युद्ध हो सकता है, और सबसे बड़ा जो मैन मेड का रीज़न है डिज़ास्टर का, वो है पॉल्यूशन। यानी कि प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है, प्रदूषण अपने आप में बहुत बड़ा कारण है कलाकृतियों के खराब होने का। अब ज़रा-सा हम देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर ऑन हेरिटेज में, आपके स्क्रीन पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो ये बता रहे हैं कि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स पे हम बात करें ज़्यादा, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स में आप देखिए कि अभी-अभी म्यांमार में जो भूकंप आया था, उसके बाद से वहाँ का पैगोडा जो है वो डिस्ट्रॉयड हो गया है, वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ब्राज़ील का म्यूज़ियम है, जो कि फ्लड में 2024 में बाढ़ में घिर गया था। इंडिया का द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री है, जो कि 2016 में एक रहस्यमय आग लगी और पूरी की पूरी बिल्डिंग और अंदर के जो कलेक्शन थे वो ख़त्म हो गए, और अब जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस की वजह से ये अपने पुराने जो काउंटिंग थी इनके ऑब्जेक्ट्स की, वहाँ तक पहुँचना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बामियान बुद्ध का स्टैचू आप देख सकते हैं, ये मैन मेड डिज़ास्टर था, जिसमें जानबूझकर इस मूर्ति को तोड़ा गया। और इसके अलावा ये स्टोलन नटराज स्टैचू है चोल पीरियड का, जिसको कि बाद में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रिटर्न किया है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें आपको दिखलाई पड़ रही हैं कि इस तरीके से जो डिज़ास्टर आता है, जो हमारी आकस्मिक आपदाएँ हैं, उनकी वजह से इस तरीके से समस्याएँ हो सकती हैं। जो बाढ़ जब आती है, तब वो आपके ऑब्जेक्ट्स को, अगर आपके ऑब्जेक्ट्स प्रिवेंटिव मेजर्स आपने नहीं अप्लाई कर रखा है, प्रॉपर ऊँचाई पे नहीं है, या आपके आकलन के अनुसार अगर ऊँचाई जो आपने पहले से आँक के रखी थी और उससे ज़्यादा अगर पानी का लेवल हो जाता है, तो आपके ऑब्जेक्ट जो हैं डूब जाएँगे, भीग जाएँगे। बिल्डिंग के अंदर आरएच का जो कंडीशन कंट्रोल किया गया है वो बदल जाएगा, और इस तरीके से होगा क्या कि
बाद में लंबे समय तक आग का प्रभाव, बाढ़ का प्रभाव, ये जो क्रैक और डैमेज होता है अर्थक्वेक वगैरह में, वोल्केनिक इरप्ट में, इसमें क्या होता है कि ये सारे जो इम्पैक्ट आते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तत्काल प्रभाव पड़ता है, तत्काल जो समस्याएँ होती हैं वो तो होती ही हैं, फिर लंबे समय तक हमको कंज़र्वेशन और प्रिज़र्वेशन की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, रेस्टोरेशंस करवाने पड़ते हैं, उनकी सुरक्षा को नए सिरे से देखना पड़ता है, उनको स्ट्रेंथ देना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल है इस तरह के डिज़ास्टर्स के बाद से अपनी कलाकृतियों को सँभाल पाना, ठीक तरीके से रख पाना, उनको उनकी देख-रेख करना। तो पूरी कोशिश होनी चाहिए, पूरा जो ध्यान होना चाहिए, वो होना चाहिए प्रिवेंटिव मेजर्स पे। ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, ऐसे काम किए जाना चाहिए कि पहले से ही हमारे पास इन चीज़ों के इस तरह की प्रॉब्लम्स होने पर अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने म्यूज़ियम को बचाने की हमारे पास पूरी पॉलिसी और पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम अर्थक्वेक के बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेंगे। अर्थक्वेक जैसा कि सभी जानते हैं कि जो ज़मीन की प्लेट्स हैं, अलग-अलग जो प्लेट्स के लेयर हैं, उनके आपस में टकराने से, टूटने से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक को अभी भी पूर्वाभास उसका होना, साइंस की अभी जो कंडीशन है उसमें थोड़ा-सा आपको पूर्व सूचना तो मिल जाती है कि अर्थक्वेक आने वाला है, लेकिन बहुत पहले से ये सूचना नहीं होती है और रिएक्टर पैमाने पे इसकी तीव्रता क्या होगी, इसका नुकसान कितना होगा, वो एक आकलन में होता है, लेकिन नुकसान क्या होगा ये नुकसान होने के बाद ही पता चल पाता है। बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से भी इसका आकलन करना मुश्किल है। भारत की अगर बात करें तो भारत को बहुत सारे अर्थक्वेक के खतरों के हिसाब से बहुत सारे ज़ोन्स में बाँटा गया है। तो यहाँ पे एडवाइज़ेबल है, या एडवाइज़ किया जाता है कि अगर आपका जो म्यूज़ियम है वो अर्थक्वेक ज़ोन में आता है, तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ साइट में इस बात का ध्यान देना है कि सुरक्षित स्थान हो, जहाँ पर संभावना कम से कम हो। क्योंकि अर्थक्वेक ज़ोन में है तो आप बिल्कुल ये नहीं मान सकते कि अब नहीं आएगा। तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के समय इस बात का पूरा ध्यान देना चाहिए कि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अर्थक्वेक को प्रिवेंट करने वाला हो। जैसे कि कच्छ में, गुजरात में आया था, बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था 2001 में। तो इस तरीके से जो अर्थक्वेक है, और अर्थक्वेक में कभी-कभी पूरी-पूरी बिल्डिंग्स खत्म हो जाती हैं, कभी पूरा का पूरा जो पूरे की पूरी बिल्डिंग जो है वो ज़मीन में समा गई है, इस तरीके की चीज़ें हुई, तो ये बहुत खतरनाक है। आकलन भी पहले से करना बहुत मुश्किल होता है, पर फिर भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का उपयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो म्यूज़ियम बिल्डिंग्स हैं, वो पुरानी हैं, 100 साल से ज़्यादा पुरानी हैं। आईकॉम का ये सर्वे है कि विश्व में जो संग्रहालय चल रहे हैं, उसमें से लगभग 80% जो हैं, संग्रहालय के लिए बनाई गई बिल्डिंग्स में नहीं चल रहे हैं। 70 से 80% के जो संग्रहालय हैं, वो संग्रहालयों के लिए स्पेसिफिकली बनाई गई बिल्डिंग्स में नहीं चल रहे हैं। वो किसी फोर्ट में हैं, वो किसी पैलेस में हैं, वो किसी हवेली में हैं, चर्च में हैं, मंदिर में हैं। तो इस तरीके से बहुत पुरानी बिल्डिंग्स में हमारे म्यूज़ियम्स चल रहे हैं, और यहाँ पे बात की जा रही है कि अगर नई बिल्डिंग बनाते हैं तो अर्थक्वेक के प्रिवेंटिव मेजर्स को आप ले सकते हैं। पर पुरानी बिल्डिंग्स के साथ आपको ये प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी। अर्थक्वेक के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? तो ब्रेकेज ऑफ आर्टिफैक्ट्स है, पूरी प्रॉपर्टी का डैमेज हो सकता है। अच्छा, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में हम क्या-क्या बातें कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो सेस्मिक एक्टिविटीज़ का जो रिसर्च होती है, जो पढ़ाई-लिखाई होती है, उस पर कंसंट्रेशन किया जा सकता है। म्यूज़ियम के लोग इसको अलग से पढ़ाई-लिखाई नहीं कर सकते हैं, पर म्यूज़ियम के लोग जो भी निकटतम केंद्र है, जो जहाँ से क्लाइमेटिक कंडीशंस की स्टडीज़ होती हैं, जहाँ से आपको गर्मी कब कितनी पड़ने वाली है, बारिश कब कितनी होने वाली है, अर्थक्वेक आएगा कि नहीं आएगा, सुनामी की जो पूर्व सूचनाएँ दी जाती हैं, तो ऐसा जो भी आपके पास निकटतम केंद्र है, वहाँ से आपका अच्छा कोलैबोरेशन होना चाहिए, वहाँ से सूचनाएँ आप तक जल्दी से जल्दी आनी चाहिए, और वहाँ से आप समय-समय पर इनके बारे में सूचनाएँ और इनसे बचने के तरीकों के बारे में बात कर सकते हैं। तो पहला तो ये कर सकते हैं कि सेस्मिक स्टडीज़ और एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखें। दूसरा है कि अर्थक्वेक से बचने के लिए अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स को बनाना। सबसे पहले ज़मीन की का चयन करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और इसके अलावा जब हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अब आजकल बहुत मजबूत भवन बन के तैयार होते हैं जो एंटी अर्थक्वेक होते हैं, अर्थक्वेक की कंडीशन में उनको बचाया जा सकता है। तो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग का जो एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, म्यूज़ियम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्थक्वेक प्रिवेंशन के मेजर्स उसमें लिए जाने चाहिए। अर्थक्वेक आने की स्थिति में बिल्डिंग की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इसके अलावा वाइब्रेशन के अगेंस्ट जो है उनका सपोर्ट होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे म्यूज़ियम्स हैं दुनिया में जहाँ पर वोल्केनिक इरप्ट बहुत होता है, या जहाँ पे लोअर रिक्टर स्केल के भी अर्थक्वेक्स आते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे म्यूज़ियम्स में ये देखने में मिलता है कि जैसे यूजुअली हमारे यहाँ पेंटिंग्स को हैंग किया जाता है तो वन साइडेड हैंग कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे उनको चारों कोने पे उनको क्लिप किया जाता है, ताकि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होने की स्थिति में ये पेंटिंग्स अपनी जगह से हिलना या गिर पड़ जाना ऐसा ना करें। ठीक इसी तरीके से सारे के सारे जो म्यूज़ियम डिस्प्ले हैं, अगर हम अर्थक्वेक के ज़ोन में हैं, अगर हम वोल्केनिक इरप्ट के ज़ोन में हैं,
जहाँ पर वाइब्रेशन की संभावना है, तो हमको अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि उनको सिर्फ रखा नहीं जाना चाहिए शोकेसेस में या उनको पेडेस्टल्स पे रखा नहीं जाना चाहिए, उनको फिक्स करने पे ध्यान देना चाहिए कि वो जहाँ भी हो वहाँ नॉर्मली हल्के-फुल्के वाइब्रेशन से और ऐसी चीज़ों से वो हिलने ना लगें। और क्योंकि कई बार क्या है कि अगर वो वाइब्रेशन से वो डायरेक्ट तुरंत कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो तो लॉन्ग टर्म में लेके आएगा। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स नहीं है, ठीक तरीके से डिस्प्ले नहीं किया गया है, तो ये जो वाइब्रेशन है ये आपके ऑब्जेक्ट को गिरा सकता है। और गिर जाने के बाद से आपके ऑब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं, वो टूट सकता है, स्क्रैच आ सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो सकता है कि उसकी स्ट्रेंथनिंग में कमी आई है, उसकी मजबूती में कमी आई है। तो इसलिए अगर हम अर्थक्वेक के ज़ोन में हैं, अर्थक्वेक की संभावना है हमारे यहाँ, तो हमको अपने ऑब्जेक्ट्स को इस तरीके से सपोर्ट करना होगा कि अर्थक्वेक आने की स्थिति में, वाइब्रेशन होने की स्थिति में उनको सुरक्षित रखा जा सके। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि ऑब्जेक्ट्स फिक्स होने चाहिए ताकि हल्के-फुल्के वाइब्रेशन में वो गिर ना पड़ें। इसके अलावा जो भूकंप की सूचनाएँ जारी की जाती हैं, जो अलर्ट्स जारी किए जाते हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए और उनको उपयोग में लाना चाहिए। उनको समय-समय पर अपने यहाँ अगर होता है तो मॉक ड्रिल कराना और इस तरह से अपने स्टाफ की ट्रेनिंग को चेक करना भी ज़रूरी होता है। दूसरा जो नेचुरल डिज़ास्टर है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो एक तरीके से कहें तो जिसके बारे में ज़्यादा सूचनाएँ नहीं मिल पाती हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा और जिससे होने वाले नुकसानों के बारे में भी हम ज़्यादा आकलन पहले से करके नहीं बैठ सकते हैं। उसकी शक्ति, उसके होने वाले दुष्प्रभाव और उसके जो दुष्प्रभाव पड़ेंगे लॉन्ग टर्म में उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, इसका आकलन बहुत ज़्यादा अभी तक किया नहीं जा सकता है। बाढ़ में क्या है कि यूजुअली कई बार ज़्यादा बारिश हो गई, बाँध कोई है, वहाँ पे अगर कई बार लीकेज हो गया, सीपेज हो गया, बादल फट गए और नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया, तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे कि अचानक से बाढ़ है। अगर पहाड़ी एरिया है जहाँ पे बारिश की बहुत संभावना है, बादल फटने से अचानक बाढ़ आ सकती है। तो बाढ़ जो है वो बहुत इसके जो कॉज़ हैं तो लीकेज हो सकता है, पुअर सीवेज सिस्टम हो सकता है, बर्स्ट ऑफ पाइपलाइन हो सकता है, नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है जैसे कि बारिश हो गई, लैंडस्लाइडिंग हो गई, क्लाउड बर्स्ट हो गया, नदियों में पानी का स्तर अचानक से हेवी रेन की वजह से नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया और उसकी वजह से फ्लड आ गया। तो ये कारण हो सकता है। फ्लड से जो डैमेज होता है वो सबसे पहले तो ये होता है कि पानी जब बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है कि अ, जहाँ तक जाके पानी रुकता है, सर्पेंटाइल्स जो हैं नदियों के किनारे रहने वाले पानी के किनारे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्नैक्स और स्कॉर्पियंस ये सब रहते हैं। तो जो सर्पेंटाइल्स हैं, वो जहाँ तक पानी का लेवल जाता है, वहाँ तक जाते हैं। तो पानी अगर आता है, तो उसके पहले जहरीले जीव-जंतु आते हैं, वो एक समस्या होती है। दूसरी समस्या है पानी किस तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि अगर बहुत तेज़ी से आने वाला पानी है, तो वो किनारों को काटता हुआ चलता है, बिल्डिंग्स उसमें बह सकती हैं, टूट-फूट हो सकती है। अगर म्यूज़ियम चूँकि जैसा कि बताया गया कि सजेस्टेड है कि ऐसे एरिया में नहीं होगा जहाँ पे नदी हो, नाला हो, समुद्र का किनारा हो, तो अगर पानी के सोर्स के बहुत नज़दीक नहीं होगा, तो ज़मीन के कटने का या बिल्डिंग के गिरने का खतरा तो कम होगा, लेकिन पानी भर जाने का खतरा होता है। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसी प्रैक्टिस देखी गई है जहाँ पर बाढ़ जो है नियमित है। वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि बिल्डिंग्स जब वो लोग बनाते हैं तो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि ग्राउंड जो उनका बेसमेंट तो होना ही नहीं है वहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर पे वो लोग ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करना पसंद नहीं करते। फर्स्ट फ्लोर पे वो अपने बाकी फंक्शंस को करते हैं, जैसे कि उनके म्यूज़ियम की ऑफ़िस हो सकती है, उनके म्यूज़ियम के और सारे जो काम हैं वो वहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन डिस्प्ले के लिए वो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर के फ्लोर को सेलेक्ट करते हैं ताकि हल्की-फुल्की बाढ़ आ जाने पे या पानी आ जाने की स्थिति में उनके ऑब्जेक्ट्स पर डिस्टर्बेंस ना आए। इसके अलावा जो है जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बाढ़ के साथ कि अगर तेज़ है तो टोटल डिस्ट्रक्शन होगा, बिल्डिंग टूट सकती है, टूट-फूट मच सकती है, पानी बहुत ज़्यादा अगर ऊँचाई तक बढ़ जाता है, तो उससे पूरी की पूरी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो हम कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट कंडीशंस को हम म्यूज़ियम के अंदर कंट्रोल करते हैं, वो वहाँ पे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को जो हमने कंट्रोल करके रखा है, आरएच का लेवल अचानक बेतहाशा बढ़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट्स कहीं गलती से भीग गए, तो उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम अगर ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट हैं, तो सबसे पहले तो डी शेप हो जाएँगे। हायर अगर पेंटिंग है तो जो उनके पिगमेंटेशन है वो ख़राब हो सकते हैं, कलर ख़राब हो सकता है, डी शेप हो सकते हैं और पूरी की पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। अगर ये आरएच का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, अगर वो पूरी तरह से भीगते नहीं भी हैं, फिर भी आरएच का लेवल बढ़ जाता है, उस एरिया में बाढ़ आ गई है, तो बाद में बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं बाढ़ के, आरएच के बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं, डी शेप हो जाना ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स में ख़ास करके
डी शेप हो जाएंगे, कलर खराब हो जाएंगे, बायोलॉजिकल ग्रोथ होगी। अगर पहले से ऑलरेडी उनके अंदर कोई पॉल्यूटेंट्स रहे हैं, क्लीनिंग का कुछ अगर प्रॉब्लम रहा है, तो वो जो उनका इंटरनल जो स्ट्रेंथनिंग है, जो उनका अपना बॉन्ड है, जैसे कि ग्लूकोज टूटने लगेगा, सॉल्ट्स जो स्टोन वगैरह के हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें सॉल्ट आने लगते हैं, जो हमारा मेटल है उसके ऊपर कोरोजन, उसका कोरोजन होना शुरू होगा, उसके ऊपर पेटिना आना शुरू हो जाएगा। तो पानी और पानी से होने वाला जो नुकसान है, पहले तो भवन का नुकसान हुआ, पहले दाग धब्बे आए, बहुत सारे नुकसानदायक जीव जंतु आए, सफाई करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत तरह की बीमारियां उसके बाद होके जाती हैं। आरएच का लेवल बढ़ जाने से अगर डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्ट भीग गए तो ये बहुत बुरी स्थिति है, अगर नहीं भी भीगते हैं तो भी आरएच का लेवल लंबे समय तक, क्योंकि आप जब पानी में हैं और आपकी बिल्डिंग पानी में है तो आप आरएच का लेवल कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आरएच को कंट्रोल नहीं करने से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि उन पर फिर बायोलॉजिकल ग्रोथ होगा, डी शेपिंग होगी, उनकी इनर जो स्ट्रेंथनिंग है, जो हमारे ऑब्जेक्ट का जो आंतरिक जो उनकी शक्ति है, जैसे कि अगर हम सेल्यूलोज वाली चीज़ें हैं, पेपर है, कपड़े हैं, तो इनका अब अंदर का स्ट्रेंथनिंग कम हो जाएगा, जैसा कि स्टोन में सॉल्ट, मेटल के ऊपर कोरोजन, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो बहुत लंबा जो है लंबा और ख़राब प्रभाव पड़ता है कलाकृतियों के ऊपर बाढ़ का। प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात ये है कि सिलेक्शन ऑफ साइट के समय ही ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम जब म्यूज़ियम जहाँ पर बना रहे हैं वो जगह जल स्रोत जो हैं उनसे दूर होनी चाहिए, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन की जानी चाहिए, नदी से, झीलों से, समुंदर से बहुत दूरी पर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर नॉर्मल दिनों में भी आपको आरएच कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होगी और आरएच कंट्रोल किए बिना आप प्रिवेंटिव मेजर्स में कंजर्वेशन को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जल स्रोतों से दूर भवन बनाना चाहिए। बिल्डिंग बनाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि प्रिवेंटिव मेजर्स प्रॉपर हों, पानी रोकने के उपाय हों। जैसा कि अभी मैंने बताया कि संसार के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे ये कई बार होने वाली चीज़ है, बाढ़ बार-बार आती है, तो वहाँ पर उन लोगों ने इन चीज़ों का ध्यान रखा है कि प्रिवेंटिव मेजर्स के अलावा जो उनका सबसे सुप्रीम प्रिवेंटिव मेजर है वो ये है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे डिस्प्ले नहीं करते हैं, वो उसके ऊपर ही डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि पानी आने की स्थिति में वो कम से कम उनको अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कर सकते हैं। उसके बाद से जब भी बाढ़ आने की सूचना है अगर आपके पास, अगर बाढ़ आने की संभावना है, तो पूरी कोशिश करिए कि अपने ऑब्जेक्ट्स को आप ऐसी जगहों पर रख दीजिए, ऐसी जगहों पर पहुँचा दीजिए जहाँ पर बाढ़ आने पर भी उनको नुकसान ना हो। हमेशा जो जहाँ पे बाढ़ आने की संभावना है, जहाँ पे बाढ़ आने का ज़्यादा चांस होता है, वहाँ पर कोशिश करिए कि आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं ऊपर रहें, फ्लोर पे और निचली सरफेस पे उनको रखने से बचना चाहिए। इसके अलावा हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी बार-बार पूर्व सूचनाएँ जारी होती हैं, मौसम की सूचनाएँ जारी होती हैं, तो म्यूज़ियम में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है, जो कंज़र्वेशन और प्रिज़र्वेशन की टीम है, कुल मिला के जो सिक्योरिटी ऑफ़िशियल्स हैं, उन सबको मिलकर के बार-बार जो सूचनाएँ जारी होती हैं या क्लाइमेटिक कंडीशंस किस तरीके से बदल रहे हैं, और अगर ख़ास करके वो फ्लड प्रोन एरिया में रहते हैं तो जो सूचनाएँ जारी की जा रही हैं, अधिसूचनाएँ जारी की जा रही हैं, बार-बार जो बताया जा रहा है उसका ध्यान रखना और उसके हिसाब से अपनी रणनीतियों को बनाना, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को कन्फर्म करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी चीज़ होती है जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का सब जो की एलिमेंट है वो है हमारे स्टाफ को ट्रेंड होना चाहिए, हमारा सिक्योरिटी पर्सनल्स ट्रेंड होने चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अलग-अलग जो सेगमेंट्स हैं कि नेचुरल डिज़ास्टर है तो उसमें बाढ़ अगर है तो किस तरीके से उससे बचेंगे, अर्थक्वेक है तो किस तरीके से उससे बचना है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, यानी होने से पहले हम रोकने के लिए क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर किन्हीं परिस्थितियों में दुर्घटना घटित होती है तो दुर्घटना के घटित होने पर हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। जैसे कि अगर बाढ़ आती है तो सबसे पहले आपकी किसी भी म्यूज़ियम के स्टाफ की प्रायोरिटी ये होगी कि कलाकृतियों को उस एरिया से हटा देना है, उनको दूर लेके चले जाना है जहाँ पानी और नमी की ज़्यादा संभावना है। वहाँ से आग लगने की स्थिति में पहला काम है कलाकृतियों को हटाना। कलाकृतियों के साथ काम करते समय ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि अगर बाढ़ है, तुरंत नहीं हटाएँगे तो आरएच के डिसबैलेंस से भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अलग-अलग सेगमेंट में, वो मैन मेड डिज़ास्टर हो या फिर नेचुरल डिज़ास्टर हो, आग लगी हो, बाढ़ आई हो, भूकंप आया हो, इनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं, इनको इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर किन्हीं परिस्थितियों में दुर्घटना घटित हो गई है, तो हमको सबसे पहले कौन-सा काम करना है, उसके बाद कौन-सा काम करना है, उसके बाद कौन-सा काम करना है। किस तरीके से सूचनाओं को गलत तरीके से अफ़वाहों में बदलने से रोकना है और किस तरीके से जल्दी पूर्व स्थिति को स्थापित करने का प्रयास करना है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स को
होनी चाहिए। और जब हम इस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स को ध्यान में रखेंगे, सिक्योरिटी पर्सनल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे, बीच-बीच में मॉक ड्रिल करते रहेंगे, तो बहुत हद तक हम जो नेचुरल डिज़ास्टर है उससे अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने आर्टिफैक्ट्स को और म्यूज़ियम बिल्डिंग को सुरक्षित रख सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।